नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दोस्तों, हमने इससे पहला जो वीडियो बनाया था उसका हमने शीर्षक दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इस शीर्षक में दो सवाल निहित हैं। डिक्लाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है या प्रोग्रेसिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है अपने देश में। ठीक है जी, ये दो सवाल उसमें निहित हैं। चलिए आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर एक देश के उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि किस हद तक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहें या राष्ट्र चरित्र कहें, ये काम आता है देश को सुव्यवस्थित रखने में। तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक आपके साथ थोड़ा सा एक खुलासा और भी करना चाहेंगे कि राष्ट्र चरित्र को डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, जो कि आरएसएस के फाउंडर रहे और इनको मान सम्मान से लोग प्यार से कहें डॉक्टर जी कह के भी कहते हैं, पुकारते हैं। तो मेरे पास एक किताब है, दी आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये सुनील अंबेडकर साहब है, इन्होंने लिखी है। और इसमें डॉक्टर साहब का या डॉक्टर साहब द्वारा जो वर्णित 3 सिद्धांत हैं, तीसरे सिद्धांत में उन्होंने राष्ट्र चरित्र के बारे में बात की है। ये बात हम आगे करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या कहा राष्ट्र चरित्र के बारे में और डॉक्टर साहब ने क्या कहा, इन दोनों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आखिर में। और लेकिन हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की क्या वैल्यू होती है। आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है थाईलैंड। ठीक है जी, थाईलैंड और कंबोडिया का झगड़ा चल रहा है और ये काफ़ी पुराना है। और इसको हम समझते हैं कि हाल ही में 15 जून को एक बात लीक हुई है। महिला प्रधानमंत्री वहाँ की पेंटोटॉर्न शिनावात्रा वहाँ की एक डायनास्टी कह सकते हैं आप, वो है राजवंश कह सकते हैं। तो वहाँ मिलीजुली एक आप कह सकते हैं सिस्टम है, वहाँ पर साम्राज्यवाद कह सकते हैं, राजतंत्र भी है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट भी होती है। तो एक मिला जुला सा वहाँ पे। ये अलग बात है कि इसकी जो हिस्ट्री है वहाँ की, वो मिलिट्री कूप भी हो चुका है, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था मिलिट्री शासन का। फिर डेमोक्रेटिक और जो अथॉरिटेरियन रूल है वो भी रहा एक टाइम में। तो फिलहाल जो है वो एक जो मिला जुला इसका वो चल रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं मोनार्की भी है और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी। अब सवाल ये है कि यहाँ हुआ क्या था कि 15 जून को एक बात लीक होती है। जो शिनावात्रा हैं, इनका 15 जून को एक बात लीक होती है। वो उसको समझना हमें थोड़ा चाहिए कि 36 सीनेटर्स हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। जो उन्होंने बात कही 15 जून को दो नेताओं के बीच में, यानी शिनावात्रा और जो कंबोडिया है वहाँ के एक प्रभावी नेता है, दोनों के बीच में बात होती है और ये लीक हो जाती है। तो उनका कहना है कि जो 36 सीनेटर हैं वो इनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ पे आक्रोश भी हुआ घरेलू स्तर पर। और कंबोडिया के पूर्व जो नेता हन सेन, जो कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा को लेकर हुए झगड़े के कारण वहाँ तनावपूर्ण सैनिक तैनाती को कम करने के बारे में बातचीत हो रही थी, तो वो लीक हो गई और उसे लेकर वहाँ पे क्रोध हुआ, काफ़ी गुस्साए लोग और अंततः जो शिनावात्रा हैं उनको निलंबित किया गया। अब मोरालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, नैतिकता की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब किसी का गुनाह पकड़ा जाए बड़े नेता का, तो वो किस तरह से उसके परिणाम होते हैं वो जो है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला बहुत जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट होता है और इसे लेकर वो है। अब विवाद क्या है इन दोनों देशों के बीच में। दरअसल वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनियल सिस्टम था, जहाँ पर ब्रिटिश था, क्योंकि आप जानते हैं। और भारत से और पाक की जो सीमा निर्धारित की थी, ये गोरे करके गए थे हमें बांटकर, और फिर वो उसके बाद जो है वो सीमा तय हुई थी। तो उस सीमा के 800 किलोमीटर लंबी तकरीबन ये दो देशों की सीमा है। ठीक है जी। तो वहाँ कंबोडिया के हिस्से में एक मंदिर आ गया, जो उनके अनुसार, जो फ्रेंच उन्होंने मैप इनको दिया दोनों देशों को, जो कॉलोनियल शासन था उन्होंने जो मैप दिया उसके अनुसार, जो कंबोडिया को एक प्रेह विहर करके एक बहुत पुराना, हज़ारों साल पुराना एक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में आता है। और उस कंबोडिया ने 2008 में उसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करवा दिया। अब इस पर ये दोनों देश भिड़ गए। ठीक है जी। 2011 में भी उसमें
इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया ये मामला, उन्होंने भी कंबोडिया को ही उसका उन्होंने अपहेल्ड किया उनके हिस्से का। तो उससे इन दोनों का विवाद इस बात पे हुआ। ठीक है जी, अब ये बातचीत इनकी लीक होगी और लीक होने के नाते बात वो तो है कि इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कारण है, बोन ऑफ कंटेंशन है, वो इनके वो मंदिर है, प्रिय विहार। ठीक है जी, तो एक विरासत कह सकते हैं, एक पुरानी जो भी है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो ये थाईलैंड मानता है कि हमारे उसमें आता है। तो ये विवाद था। सवाल ये है कि हम मोरालिटी पर बात कर रहे हैं। वहाँ के सीनेटर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ, महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट दिया, मेजॉरिटी कमज़ोर हो गई, कम हो गई, सरकार गिर गई, उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा। ठीक है, अब सवाल ये है कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, भारत की जनता को किस तरह से उलझा दिया गया। एक तरफ बुलडोज़र चल रहा है अवैध निर्माण को लेकर। हम फरीदाबाद की अगर बात करें तो अनंगपुर गांव है यहाँ पर, एक प्रसिद्ध और पुराना प्राचीन गांव है। अब वहाँ के लोग इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। हालांकि जो कृष्णपाल गुर्जर मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ मशीन नहीं जाएगी, लेकिन गत दिनों उनके परेशानी काफ़ी रही। इतिहास है और हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता कि किसी भी पुरानी विरासत को, जिसका कि इतिहास में नाम है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी, जब भारतीय सरकारें भी नहीं थी, अंग्रेजी हुकूमतों से भी पहले मुगलों के टाइम से यहाँ जो गुर्जर कम्युनिटी बस रही है, वो उन मुगलों से भी, उन अंग्रेजों से भी लोहे के चने चबा के उनसे लड़ते रहे हैं। और इस तमाम दिल्ली और एनसीआर में जितने भी आसपास के यहाँ 100-200 गांव में, हम सारे गांवों में मिलजुल के इन अंग्रेजों को और मुगलों को यहाँ से खदेड़ा था। अब सवाल ये है कि अब 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में वो कहीं गांव बसा, पुराना एक ऐतिहासिक गांव है। आप उसे आकर आज कहते हैं वन विभाग कब बना होगा भारत में? ठीक है जी, वो इतिहास भी देख लो। तो अब इन हालात में एक तरफ जनता उलझ गई, और एक सिर्फ ये अनंगपुर गांव की बात नहीं है, दिल्ली में आज देख लो उसका बुलडोजर चल रहा है, कहीं पे भी देश के किसी कोने पे भी अवैध निर्माण के नाम पर खूब अपना चल रहा है। दिल्ली में चल रहा है, फरीदाबाद के बहुत सारी कॉलोनी है, तो वहाँ ये पूरे एक सिलसिलेवार चल रहा है। तो आम जनता तो उलझ गई अपने, यानी जिसे कहते हैं ना कि अपने आशियाँ को बचाने के चक्कर में। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे गौण हो गए। अच्छा, अब वहाँ तो बात स्पष्ट हो गई कि दो नेताओं के बीच में जो भी बात लीक हुई वो स्पष्ट हो गई। यहाँ पर जो पता ही नहीं चल रहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, क्या कौन सक्सेस हुआ। पाकिस्तान अपना दावा कर रहा है, ये अपना दावा कर रहे हैं, बस समझ लो जिसको जितना जो समझ में आता है। कुल मिला के हमने जो बात वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करी, उसके साथ राष्ट्रीय चरित्र भी जुड़ता है। तो इस राष्ट्रीय चरित्र को समझने के लिए अब मैं हमने जो शुरू में बात करी थी कि डॉक्टर साहब की, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उनका कथन क्या है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ समझते हैं कि डॉक्टर साहब राष्ट्र चरित्र के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। उनका मोटा मोटी कहना ये है कि जो ये बड़ा जो विषय है ये बहुत विस्तृत है, और राष्ट्र चरित्र को जगाने के लिए किसी एक बड़े महान नेता का सहारा या उसके दम पर हम राष्ट्र चरित्र को नहीं जगा सकते। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अटूट मेहनत करनी होगी। ये कथन कुल लबोलवाब उनके कथन का ये है। ठीक है जी। वहीं महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो हम कपड़ों से आदमी की पहचान नहीं करते, चरित्र से करते हैं। ठीक है जी। अब चरित्र के लिए उन्होंने स्वतंत्रता को जब माना है तो उन्होंने कहा है कि निशस्त्र अहिंसा जो है वो किसी भी शक्ति से, किसी भी परिस्थिति में जो है वो सशस्त्र शक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ महात्मा गांधी ने माना है। ठीक है जी। निशस्त्र अहिंसा को, बिना हथियार के जो हमारी एक लड़ाई है, जो हमारी क्रांति कह लो, वो शस्त्र या खूनी क्रांति से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी है। ये महात्मा गांधी ने कहा कि तो चरित्र कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है जी। और ये भी कहा उन्होंने साथ में महात्मा गांधी ने कि स्वतंत्रता एक जन्म की भांति है, नया जन्म जैसे होता है ना, तो एक जन्म की भांति है जो स्वतंत्रता, और ये हमारा जो है पूर्ण स्वतंत्रता। जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते तो हम प्रतंत्र ही कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही कहेंगे कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा विस्तार हमने दिया है कि कैसे समझें। आस पड़ोस के छोटे छोटे देश हैं, 7 करोड़ आबादी है उनकी कुल,
थाईलैंड की बात करें तो किस तरह से उन्होंने उनकी बात पकड़ी दो महान नेताओं की। यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं, हमारे जो नेता हैं वो कुछ भी जो कुछ पकड़े जाते हैं, वीडियो आती है सरेआम होती है, जो इनका जो कुछ भी करें, हम राष्ट्रीय चरित्र की बात करें तो सब कुछ सामने पकड़े जाते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं वो हमारी बात को मोड़ तोड़ के पेश किया गया। चलो जी, तो खैर कुल मिला के समझना, मैं फिर कहूँगा कि आप स्टडी कीजिए, हम अध्ययनशील होना चाहिए। ये जो डिग्रियां हैं कॉलेज वालेज की जो कुछ हैं ये अपनी इनकी ज़रूरत अपनी जगह है, ठीक है जी, हम उसको नकार नहीं रहे। विद्वान लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय भी अपनी जगह रखता है, आप उसे भी समझें। क्योंकि पढ़ना किसी के ज़रूरी नहीं कि कोई आपके सिर पे डंडा ले या आपको तब पढ़ना होता है या कोई ऐसा, ये एक शौक़ है अपना, एक झुकाव है अपना आदमी का। तो अपने उस झुकाव को अपनी एक हॉबी बनाइए, तो इसको अध्ययन करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अपना तो यही विनम्र निवेदन पहले भी रहा है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए। अगर संविधान हाथ से जाता है तो लोकतंत्र भी नहीं बचता। आपके जो हमारा और आपका जो अधिकार है मतदान का वो जाता रहेगा, वो छीना जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात हम हमेशा कहते हैं, लगभग प्रत्येक वीडियो में हमने ये बात कही है। तो आज भी इसी इल्तिजा के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।